नमस्कार दोस्तों, वेलकम। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का आरएस जंक्शन पर दिनांक 10 जून 2021 के करंट अफेयर्स के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना समय व्यतीत किए। लेकिन लाइक और शेयर जरूर करते रहें, बार बार ये कहने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप इन्हें पसंद करते हैं तो डेफिनेटली आपको इनको लाइक करना चाहिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, गुलदस्ता राजस्थान समसामयिकी का अंक अवेलेबल है। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में प्रचारित करें, क्योंकि बहुत अच्छी बुक है। और आरएस के पर्सपेक्टिव से हम देखिए, अगर आरएस की तैयारी के लिए देखें तो हिंदी और इंग्लिश दोनों को कवर अप करता है। तो आप खुद भी इसका लाभ उठाएं और अपने साथियों को भी बताएं ताकि वे भी इसका बेनिफिट ले सकें। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ में। दोस्तों, कल एक नियुक्ति की गई है निर्वाचन आयोग जो हमारा है, जिसका काम पूरे देश भर में संसद और विधानसभाओं के जो चुनाव है उनको करवाना होता है। तो उसी में निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है अनूप चंद्र पांडेय को, जो कि एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर है। तो इन्हें ये नियुक्ति यहाँ पर दी गई है। उत्तर प्रदेश काडर के ये पूर्व आईएएस अधिकारी हैं और इन्हें नया निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया, क्योंकि जो पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं श्री सुनील अरोड़ा, उनका कार्यकाल 12 अप्रैल को पूरा हो गया। इसके बाद से ही जो है निर्वाचन आयुक्त का पद रिक्त था। सुशील चंद्रा जी को प्रमोट करके सीईसी नियुक्त कर दिया गया था, जबकि राजीव कुमार एक अन्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में पहले से काम कर रहे हैं। अगर निर्वाचन आयोग की हिस्ट्री के बारे में देखें तो आप जानते हैं कि पहले एक ही चुनाव आयुक्त हुआ करता था, लेकिन 16 अक्टूबर 1989 में जो है इसे 3 सदस्यीय बना दिया गया था। 1989 को आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि ये वही समय है जब आपके संविधान में संशोधन करके चुनाव की जो आयु है, न्यूनतम वोटर की आयु जो है वो 18 वर्ष की गई थी 61वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से। तो ये वही वर्ष है। तो आप दोनों चीजों को एक साथ रिलेट कर सकते हैं और याद कर सकते हैं। इसके बाद में कुछ समय के लिए इसे फिर से एक सदस्य आयोग बनाया गया और वापस 1 अक्टूबर 1993 से ये 3 सदस्य वाला आयोग जो है वो बन गया है। तो तब से लेकर के आज तक एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त इसमें होते हैं। संवैधानिक आयोग है और चुनाव आयोग जो है इसका गठन कब किया गया था? जब हमारी संविधान सभा जो है उसने अंतिम बैठक की थी नवंबर 1949 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र जो है एक संस्थान है जिसका काम द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में पूरे विश्व में शांति बहाली करना रहा है, और उसी के 6 अंगों में से एक है महासभा, जिसे हम जानते हैं जनरल असेंबली के नाम से। तो इसके नए प्रेसिडेंट के हाल ही में चुनाव हुए और अब्दुल्ला शाहिद, जो कि हमारे पड़ोसी देश मालदीव के विदेश मंत्री हैं, उनको यहाँ पर अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। भारत लगातार बैकडोर से जो है समर्थन कर रहा था कि मालदीव के जो ये विदेश मंत्री हैं इनको बनाया जाए यहाँ पर अध्यक्ष। ठीक है, तो ये अध्यक्ष बन गए हैं और इसी के साथ भारत के लिए काफ़ी अच्छी बात भी है। विश्व मंच संयुक्त राष्ट्र में इसको भारत की जीत भी माना जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र की 76वीं महासभा का अध्यक्ष इन्हें नियुक्त किया गया है और दिसंबर 2018 में इनके लिए प्रत्याशी बनने की घोषणा दी गई थी। भारत ने नवंबर 2020 में जब हमारे विदेश सचिव की मालदीव यात्रा थी तब इनको समर्थन देने की घोषणा की थी। मालदीव को कुल 143 वोट मिले हैं, जबकि अफगानिस्तान को केवल 48 वोट यहाँ पर दिए गए हैं। अब्दुल्ला शाहिद यूएनजी अर्थात यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के अध्यक्ष वोल्कन बोजकिर जो हैं उनकी जगह लेंगे। ये तुर्की के जो है तुर्की से थे और इन्होंने हाल ही में कहा था कि कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान को जोर शोर से मुद्दा उठाना चाहिए ताकि उसे अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मिल सके, जिसका बाद में भारत के द्वारा विरोध भी किया गया। तो संयुक्त राष्ट्र में ये नया एक पद मिला। तो भारत वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में सुरक्षा परिषद का सदस्य है, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के सदस्य में बनाया गया है। और अब यहाँ पर हमारे समर्थन से जो है मालदीव के अब्दुल्ला शाहिद संयुक्त राष्ट्र सभा के अध्यक्ष बने हैं। तो निश्चित रूप से इसका लाभ हमें पॉलिटिकल लाभ जो है आने वाले समय में मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सर्वे ऑफ इंडिया, जिसका काम विभिन्न प्रकार के सर्वे करने को अंजाम देना है, और उसी को हाल ही में जो है मानव रहित विमान प्रणाली नियम 2021, जिनके अंतर्गत ड्रोन के संचालन को रेगुलेट किया जाता है। अलग अलग तरह के ड्रोन्स को कैसे उनको उड़ाना है, उनके लिए क्या क्या नियम कायदे कानून है, उसमें वो रेगुलेट होता है। और कोई भी बिना इस नियम की परमिशन के जो है इस तरह से अवैध रूप से ड्रोन का संचालन नहीं कर सकता है। तो सर्वे ऑफ इंडिया को एक योजना जो कि देश भर में लागू की जा रही है, उसके लिए ड्रोन उपयोग को मंजूरी दी गई है। योजना का नाम है स्वामित्व योजना। पिछले वर्ष 2020 में पंचायती राज दिवस अर्थात 24 अप्रैल को इस योजना को लॉन्च किया गया था।
तो अब इस योजना, जिसका पूरा नाम है सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया, तो एक तरह से टेक्नोलॉजी हेल्प ये कर रहा है, ठीक है। इसकी योजना के अंतर्गत क्या हो रहा है, हमारे जितने भी गांव हैं उनकी जो वर्तमान में वस्तु स्थिति है उसकी मैपिंग की जा रही है, जीआईएस प्रक्रिया का प्रयोग किया जा रहा है, और उसके माध्यम से जो है जितने भी आबादी वाले एरियाज हैं जहां पर लोग रहते हैं उनकी जो भी संपत्ति है उसकी सीमा अंकन किया जा रहा है। सीमा अंकन करके आने वाले समय में इनको जो है विभिन्न प्रकार के जितने भी जो लाभ उनको मिल सकते हैं वो देने का प्रयास किया जाएगा। पहले तो उनको उनकी भूमि का टाइटल मिलेगा, ठीक है, तो भूमि अधिकार एक तरह से उनको अपनी संपत्ति के लिए मिलेंगे। देखो, कृषि भूमि के लिए अलग से अधिकार होते हैं, लेकिन अभी तक आबादी क्षेत्रों में किसी तरह का कोई लैंड टाइटल उनको नहीं होता है। तो वो काम करने के लिए पहले मैपिंग होगा, अलग अलग जो भी एरियाज हैं उनको सर्वे करके मैप कर दिया जाएगा, और उसके बाद में जो भी उनके मालिक है उनको मालिकाना हक इसमें मिलेगा। तो उद्देश्य क्या है योजना का, ग्रामीण भारत के लिए एक एकीकृत संपत्ति सत्यापन की व्यवस्था करना। इस पर मैंने एक पूरा आर्टिकल लिखा है जो हमारी स्वामित्व योजना है, तो उस आर्टिकल को अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक भी दिया है, उस लिंक पर जाकर के आप उस आर्टिकल को अपने फ्यूचर जो तैयारी है उसके लिए रख सकते हैं। मैंने डिटेल में हिंदी और इंग्लिश दोनों में वहां पर बताया है। चलिए, ड्रोन सर्वेक्षण के तहत तैयार डिजिटल स्थानिक डेटा, जो भी डिजिटल डेटा हम बनाएंगे, स्पेटियल डेटा जो होगा, उनका प्रयोग ग्राम पंचायत विकास योजना, मतलब मान लीजिए गांव में कोई सड़क निर्माण करना है, कोई नाली का निर्माण करना है, या विभिन्न प्रकार के जो भी विकास कार्य करने हैं उनमें वो मदद करेगा। जैसे क्योंकि पहले ही मैपिंग हो चुकी होगी, रास्ते किधर से हैं, क्या है, कितना बजट चाहिए, ये सारी मदद इसमें मिल पाएगी। संपत्ति के स्वामित्व का अधिकार देने के लिए हवाई सर्वेक्षण से उच्च गुणवत्ता और सटीक माप वाले मानचित्र मिलेंगे। इन्हीं मानचित्रों के आधार पर ग्रामीण परिवार के जो स्वामी हैं उनको संपत्ति कार्ड मिलेंगे। इसका लाभ क्या होगा, जब संपत्ति कार्ड एक बार मिल जाएगा तो उससे उनको लोनेबल स्कीम्स का लाभ मिल पाएगा, क्योंकि उनकी अपनी संपत्ति का उनके पास एक टाइटल होगा तो वे लोन ले सकते हैं। इसके अलावा ग्राम पंचायत अपना यहाँ पर काम कर पाएगी। विभिन्न प्रकार की योजनाएं जो कि संपत्ति आधारित है उन सभी का लाभ भी ग्रामीण क्षेत्रों को मिल पाएगा। तो ग्रामीण लोगों को टाइटल देने के लिए यह योजना शुरू की गई है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बिटकॉइन आप सभी जानते हैं ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित एक डिजिटल करेंसी है। सबसे पहले इसको लॉन्च किया गया था और इसमें किसी तरह का कोई सरकार का स्वामित्व नहीं होता है, मतलब ये ओपन सिस्टम में होता है और इसके बहुत सारे स्टेक होल्डर्स जो इससे जुड़े होते हैं वे सब मिलकर के और इसको रेगुलेट करते हैं। तो लीगल टेंडर के रूप में इसको मान्यता दी गई है, मतलब एक तरह से अब लीगलाइज किया गया है एक देश में, जो पहला देश बन गया है। देश का नाम है एल सल्वाडोर। एक अमेरिकन देश है एल सल्वाडोर, जिसको जो है यहाँ पर ये मान्यता देने के लिए सबसे पहला देश माना जा रहा है। किसी भी क्रिप्टो करेंसी को इसने पहली बार इस तरह से औपचारिक मान्यता दी है। इससे पहले एल सल्वाडोर की कांग्रेस ने बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने के लिए अपनी संसद में प्रस्ताव पारित करवाया, इनके राष्ट्रपति नायब बुकेले के द्वारा। एल सल्वाडोर में करेंसी के रूप में डॉलर का प्रयोग किया जाता है और बिटकॉइंस पर आधारित अगर कोई बाहर से भी उनके ट्रांजैक्शन होते हैं तो उनका भी लाभ मिल पाएगा, क्योंकि यहाँ की इकोनॉमी दूसरे देशों में काम कर रहे जो वर्कर्स हैं उनसे प्राप्त होने वाले पैसे पर आधारित है। तो अब बिटकॉइन के रूप में जो मनी प्राप्त होगी वो भी यहाँ पर वैलिड होगी और ये देश की इकोनॉमी को बूस्ट करने में भी मदद करेगी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में दोस्तों एक महिला जो है उन्होंने एक साथ 10 बच्चों को जन्म देकर के विश्व रिकॉर्ड बनाया, क्योंकि इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक ही प्रसव में 10 बच्चों का जन्म हुआ हो। तो दक्षिण अफ्रीका की ये महिला है जिनको जो है ये रिकॉर्ड मिला है। दक्षिण अफ्रीका के 9 में से एक प्रांत है गोटेंग और उसी प्रांत में इस महिला ने, जिनका नाम है गोसेम थमारा, उन्होंने जो है एक साथ 10 बच्चों को जन्म दिया। 37 वर्षीय सिथोले ने इन बच्चों को प्रिटोरिया के अस्पताल में जन्म दिया है, जिनमें से 7 लड़के और 3 लड़कियां हैं। इन्होंने किसी तरह का कोई फर्टिलिटी ट्रीटमेंट भी नहीं लिया था और नॉर्मल डिलीवरी के माध्यम से इनका जन्म हुआ है। इससे पहले ये रिकॉर्ड माली की हलीमा सिसे के नाम था, जिन्होंने हाल ही में अप्रैल में जो है 9 बच्चों को एक साथ जन्म दिया था। तो दक्षिण अफ्रीका की महिला गोसेम थमारा सिथोले को अब ये रिकॉर्ड जो है उनके नाम हो गया है। चलिए आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं।
नीति आयोग जो है उसने हाल ही में एक संस्थान के साथ मिलकर के सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान की शुरुआत की है। कोविड-19 से लड़ने के लिए पीरामल फाउंडेशन के साथ मिलकर के ये अभियान जो है नीति आयोग द्वारा चलाया जाएगा देश के 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट अर्थात आकांक्षी जिलों में। आकांक्षी जिला योजना भी एक योजना है जिसके अंतर्गत पूरे देश भर के सबसे पिछड़े हुए जिले जो हैं उनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और विकास के क्षेत्र में मिलकर के एक विशेष तरीके से काम किया जा रहा है ताकि इन्हें भी अन्य जो बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिले हैं उनके साथ में लाया जा सके। तो उन्हीं जिलों में जिला प्रशासन के साथ मिलकर के पीरामल फाउंडेशन ये काम करेगा। इस अभियान का उद्देश्य जिला प्रशासन को कोविड-19 रोगियों को घर पर देखभाल सहायता देना है जो एसिम्टोमेटिक है अर्थात जिनको बहुत ही कम लक्षण है या फिर कोई लक्षण है ही नहीं। तो एसिम्टोमेटिक या हल्के लक्षण वाले लोगों को ये मदद करेगा। यह अभियान 20 लाख नागरिकों को कोविड होम केयर सहायता प्रदान करेगा और इस तरह से पीरामल फाउंडेशन एक तरह से सीएसओ एक्टिविटी भी ये कर पाएगा। अभियान का नेतृत्व जिला मजिस्ट्रेट करेंगे। 1000 से ज्यादा गैर सरकारी संगठन भी इसमें साथ में काम करेंगे। बहुत से स्वयं सेवक यहाँ पर प्रशिक्षित किए जाएंगे जो कि लोगों की मदद कर पाए। इसके अलावा पीरामल फाउंडेशन गैर सरकारी संगठन और स्वयं सेवकों के प्रशिक्षण के लिए जिलाधिकारियों के साथ मिलकर के इसमें काम करेगा। तो यह है सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान, पीरामल फाउंडेशन और नीति आयोग की एक संयुक्त पहल। तो उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे आपको ये करंट अफेयर्स लगे होंगे। तो दोस्तों लोगों तक इन्हें पहुंचाइए, हमारे साथ जुड़े रहिए, रेगुलर हमारे वीडियोस देखिए और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।